नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक बेहद ही रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। हम उन अदृश्य व्यवस्थाओं और ढांचों को डिकोड करेंगे जो असल में हमारी जिंदगी चलाते हैं। ये बात शुरू होगी समाज के उन अलिखित नियमों से जिन्हें हम हर रोज जीते हैं, और खत्म होगी डिजिटल क्रांति के उस शिखर पर जिसने हमारी पूरी दुनिया को ही पलट कर रख दिया है। तो चलिए, बिना देरी किए इस रहस्य को सुलझाते हैं। आज की हमारी इस चर्चा के मुख्य पड़ाव होंगे समाज और संस्कृति के आधार, परंपरा और हमारी पहचान, श्रम और औद्योगिक विकास, औपनिवेशिक से आधुनिक अर्थव्यवस्था और अंत में तकनीक और सूचना का युग। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं खंड 1 की, समाज और संस्कृति के आधार। सामाजिक तथ्य और संरचना सुनने में थोड़े भारी शब्द लगते हैं, है ना? लेकिन असल में ये बहुत ही दिलचस्प हैं। सामाजिक तथ्य हमारी जिंदगी के वो पहलू हैं जो अदृश्य रूप से हमारे हर काम, हर रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। और संरचना, इसे एक अदृश्य जाल की तरह समझ लीजिए। ये उन्हीं नियमित और बार बार होने वाली अंतःक्रियाओं से बनता है। मतलब बिना कोई लिखित नियम दिए ये ढांचा तय कर देता है कि समाज में कैसे बर्ताव करना है। कमाल की बात है कि कैसे एक अदृश्य फ्रेमवर्क हम सबको चला रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये ढांचा आखिर बनता कैसे है? खैर, इसका जवाब है हमारी संस्कृति, जो कई चीज़ों से मिलकर बनी है। ज्ञान, विश्वास, हमारी कला, नैतिकता और कानून। हम समाज का हिस्सा होते हुए इन्हें धीरे धीरे सीख लेते हैं। इसमें मूल्य हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। वहीं मानक यानी नॉर्म्स, वो अलिखित नियम हैं जो हमारे बर्ताव को एक दिशा देते हैं। और हाँ, समाज इन मानकों को मनवाने के लिए अनुशासन और ज़रूरत पड़ने पर दंड का भी इस्तेमाल करता है। हमारे व्यवहार पर एक और चीज़ का बहुत गहरा असर होता है, जिसे संदर्भ समूह या रेफरेंस ग्रुप कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये समाज का वो दबदबे वाला वर्ग है जिसके जैसा हर कोई बनना चाहता है। इनके बात करने का अंदाज, कपड़े पहनने का तरीका, यहाँ तक कि इनकी बॉडी लैंग्वेज तक की नकल की जाती है। हम अक्सर अनजाने में ही इनके रहन सहन को अपनी जिंदगी का आदर्श मान लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं खंड 2 की तरफ, परंपरा और हमारी पहचान। परंपराओं को समझना हो तो दो बड़ी दिलचस्प अवधारणाएं हैं, लघु परंपरा और वृहद परंपरा। लघु परंपरा आमतौर पर बहुत ही लोकल होती है, जिसे अक्सर आम लोग या किसान मिलकर बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वृहद परंपरा समाज के एलीट या अभिजात वर्ग द्वारा शुरू होती है और बहुत दूर दूर तक फैल जाती है। अगर हम भारतीय त्योहारों को देखें तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि कैसे ये दोनों परंपराएं बड़ी खूबसूरती से आपस में घुल मिलकर हमारी साझी संस्कृति तैयार करती हैं। इसी पूरे सांस्कृतिक ताने बाने से जन्म होता है पहचान की राजनीति यानी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का। ये उन राजनीतिक गतिविधियों का नाम है जहां जेंडर या प्रजाति जैसे आधारों पर हाशिए पर मौजूद लोग अपने एक जैसे अनुभवों को लेकर एकजुट होते हैं। इसी के साथ हम पितृवंशीय व्यवस्था जैसी सदियों पुरानी संरचनाओं को भी देखते हैं, जहां सत्ता और संपत्ति पिता से बेटे को ट्रांसफर होती है। दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों ही पहलू मिलकर तय करते हैं कि समाज में असल पावर किसके पास होगी। चलिए अब बात करते हैं खंड 3 के, श्रम और औद्योगिक विकास। किसी भी अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही बेसिक उसूल होता है, श्रम विभाजन या डिवीजन ऑफ लेबर। इसका सीधा सा मतलब है काम को बांटना या विशेषीकरण। जाहिर है, इससे काम आसान और तेज हो जाता है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। कई बार यह व्यवस्था कुछ खास लोगों को अवसरों पर एकाधिकार यानी मोनोपोली दे देती है और नतीजतन बाकी समूहों को रोजगार के मौकों से पूरी तरह बाहर कर दिया जाता है। अब देखते हैं कि फैक्ट्रियों में यह श्रम विभाजन लागू कैसे हुआ। इसके दो बड़े अहम चरण रहे। पहला था टाइलरिज्म। इसमें पूरे काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया ताकि मैनेजमेंट का मजदूरों पर पूरा कंट्रोल रहे। फिर एंट्री होती है दूसरे बड़े चरण की, फूडिज्म। 20वीं सदी में अमेरिकी उद्योगपतियों ने बड़े पैमाने पर कार्य बनाने के लिए असेंबली लाइन का शानदार इस्तेमाल किया। फोर्डिज्म की सबसे अच्छी बात यह थी कि इसमें मजदूरों को पहले से बेहतर दिहाड़ी मिली और कई कल्याणकारी नीतियां भी शुरू हुईं। यह सच में एक बड़ा बदलाव था। अगर हम इस पूरे विकास क्रम को एक टाइम लाइन पर रखें तो 20वीं सदी के फोर्डिज्म के बाद सदी के अंत तक पोस्ट फोर्डिज्म का नया दौर आ गया। ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों का युग था जिन्होंने प्रोडक्शन को काफी लचीला बना दिया। और आज का जो आधुनिक युग है उसमें हम आउटसोर्सिंग का जादू देखते हैं, जहां सस्ते श्रम के लिए काम सीधे तीसरी दुनिया के देशों में भेज दिया जाता है। इसी दौरान हमारे और आपके शहरों में विशाल शॉपिंग मॉल्स और मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल्स का भी तेजी से उदय हुआ।
इन सारे बदलावों ने एक नई लहर को जन्म दिया, वाणिज्यीकरण यानी कमर्शियलाइजेशन। इसका मतलब है हर चीज, हर गतिविधि को एक ऐसे प्रोडक्ट में बदल देना जिसे बाजार में मुनाफे के लिए बेचा जा सके। और तो और खेती बाड़ी तक में एकल फसल अवधि या मोनोकल्चर का चलन आ गया। मतलब व्यापार के लिए एक बहुत बड़े खेत में सिर्फ एक ही तरह की फसल उगाई जाने लगी। इस बड़े पैमाने के औद्योगिकरण का एक बिल्कुल सीधा नतीजा निकला, नगरीकरण। खेती पर निर्भरता कम हुई और रोजगार के लिए लोग तेजी से शहरों की तरफ जाने लगे। लेकिन ठहरिए, इसी के समानांतर एक और बड़ी दिलचस्प प्रक्रिया चल रही थी, विकेंद्रीकरण। इसमें हो ये रहा था कि प्रशासन और निर्णय लेने की पावर धीरे धीरे निचले स्तर की चुनी हुई लोकतांत्रिक संस्थाओं को सौंपी जा रही थी। अब आते हैं खंड 4 पर, औपनिवेशिक से आधुनिक अर्थव्यवस्था। पुराने समय में टैक्स कैसे वसूला जाता था? औपनिवेशिक भारत में इसके दो मुख्य तरीके थे। एक था जमींदारी सिस्टम, जहां जमींदार एक बिचौलिए की तरह काम करते थे। वे किसानों से टैक्स लेते, अपना हिस्सा जेब में रखते और बचा हुआ ब्रिटिश सरकार को दे देते। इसके बिल्कुल उलट था रैयतवाड़ी सिस्टम। इसमें कोई बिचौलिया नहीं था, सरकार सीधे किसानों से ही टैक्स की वसूली करती थी। काफी अलग अप्रोच थी दोनों की, है ना? आजादी के बाद विकासशील देशों को खुद के पैरों पर खड़े होने के लिए नई रणनीतियों की बड़ी सख्त जरूरत थी। 1950 और 60 के दशक में आयात स्थानापन्न या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की नीति ने जबरदस्त जोर पकड़ा। इसका सीधा सा लक्ष्य था आर्थिक आजादी, यानी बाहर से सामान मंगाने के बजाय उसे अपने ही देश में बनाना शुरू करना। साथ ही बाजार के जोखिम को कम करने के लिए विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन अपनाया गया, जहां सारा पैसा एक जगह लगाने के बजाय अलग अलग आर्थिक गतिविधियों में निवेश किया गया। और अगर हम आज के आधुनिक दौर की बात करें तो क्या दिखता है? सरकारें अक्सर अपनी सरकारी कंपनियों को प्राइवेट हाथों में सौंप देती हैं, जिसे हम विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। और हमारी अर्थव्यवस्था की सेहत कैसी है, ये नापने के लिए हमारे पास शेयर बाजार के सूचकांक हैं। मुंबई का सेंसेक्स और नई दिल्ली का निफ्टी, ये वो थर्मामीटर हैं जो हमें कंपनियों के शेयरों के पल पल के उतार चढ़ाव की खबर देते रहते हैं। चलिए, अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं, खंड 5, तकनीक और सूचना का युग। 35 मिलियन मतलब 3.5 करोड़। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 1971 में जब कंप्यूटर चिप का आविष्कार हुआ था तो उसमें सिर्फ 2300 ट्रांजिस्टर लगे थे। लेकिन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में इतनी अकल्पनीय छलांग लगी कि 1993 आते आते एक अंगूठे के नाखून जितनी छोटी चिप पर 3.5 करोड़ ट्रांजिस्टर फिट कर दिए गए। ये तकनीकी विकास सच में दिमाग घुमा देने वाला है। इस छलांग का असर कितना बड़ा था, इसे ऐसे समझिए। पहले के जो कंप्यूटर थे उनका वजन लगभग 300 किलोग्राम होता था। उन्हें रखने के लिए एक पूरे जिम्नेजियम जितनी जगह और 9 मीटर ऊंचे स्टैंड की जरूरत पड़ती थी। और आज वो पूरी की पूरी ताकत, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा क्षमता, सिर्फ एक अंगूठे के आकार की छोटी सी माइक्रोप्रोसेसर चिप में सिमट कर रह गई है। डिजिटलीकरण की असली पावर यही तो है। बात सिर्फ कंप्यूटर के साइज की नहीं है, सूचनाओं के उड़ने की रफ्तार भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। पुराने जमाने के तांबे के तार मुश्किल से 1,44,000 बाइट्स का डेटा भेज पाते थे, लेकिन आज के ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशीय तंतु को देखिए। ये इंसान के बाल जितनी पतली शीशे की एक लड़ी है, जो इंटरनेट और सैटेलाइट के जरिए हर एक सेकंड में ट्रिलियन बाइट्स की जानकारी दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा सकती है। बिल्कुल जादुई। तो आज हमने समाज के उन अदृश्य नियमों से लेकर ऑप्टिकल फाइबर की तेज रफ्तार तक का एक लंबा सफर तय किया। अब अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। डिजिटलीकरण की ये हाइपर स्पीड आने वाले समय में उन सदियों पुराने सामाजिक तथ्यों, संरचनाओं और परंपराओं को कैसे बदल कर रख देगी जिन पर हमारी पूरी दुनिया टिकी है? क्या हम एक बिल्कुल नई तरह की संस्कृति की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं? ये वाकई एक बहुत बड़े चिंतन का विषय है। इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।